नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर के आई हूँ फुल मॉक टेस्ट सोशल साइंस का आपका फुल मॉक टेस्ट है एसएसटी का, जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स चारों से है। और ये मैं खुद से बना करके नहीं लाई हूँ, ये PYQ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न को मैं लेकर के आई हूँ। इससे आपका तैयारी में बहुत ही लाभ मिलेगा। आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि आपकी तैयारी किस तरह से है। अगर मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम उठा करके दे दिया, तो आप अभी कितना तैयार हैं सीटेट देने के लिए, या झारखंड टेट आने वाला है अक्टूबर में, उसे देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। हम लोग 31 से 90 तक जाएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आप कमेंट में बताना ना भूलें कि आउट ऑफ 60 आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी PYQ लेकर के लगातार बनी रहूँगी। और आपको पता है कि टॉपिक वाइज मेरे चैनल पर PYQ आ रहे हैं डेली, सारे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, CDP सारे के आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मुझे भी सपोर्ट करना होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूं और भी आगे मेहनत करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका बृहस्पति पर्वत है? तो हिमालय पर्वत ए में है, बी में है आपका अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत सी में है, और डी में है आपका वासजेट पर्वत। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है कि पहले तो हम जानेंगे कि ये पर्वत होता क्या है। इसका नाम दूसरा भी है, ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण पृथ्वी के ऊपरी सतहों में भ्रंशन द्वारा बनता है। ये भ्रंश जब होता है, टूट फूट जाता है भाग, तो उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका वासजेस पर्वत। इसका नाम है क्या? वासजेस पर्वत, जो कि आपका उदाहरण के स्वरूप में आप बता सकते हैं कि यूरोप की जो राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत है। ये अगला है क्वेश्चन आपका 32 नंबर, कि पृथ्वी में हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। एक भाग दिखाई पड़ता है। और बी में है, कथन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। तो क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है? तो देखते हैं। फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, एक ही भाग दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है, इसका कारण जानिए। तो इसका कारण है कि 27 दिन में अपने अक्ष और पृथ्वी का चक्कर एक ही टाइम में लगाता है, इसी के कारण ये चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। तो देखिए इसका कारण भी सही है, तो दोनों सही है। और बी, इसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, और सही व्याख्या बी सही व्याख्या है ए की। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायांत्रिक सेल के बारे में दिए गए A, B, C और C कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। और सही विकल्प का भी चयन करना है। पहला है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च तापदाब के प्रभाव में कायांत्रिक सेल का निर्माण हो जाता है। तो बिल्कुल सही है कि आग्नेय और अवसादी सेल जो हैं कायांत्रिक में कब बदलते हैं? जब उच्च तापदाब मिलता है तब। तो ये तो सही बात है। अब देखिए, कायांत्रिक सेल उच्च तापदाब के प्रभाव से पिघल करके द्रवित मैग्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्रवित मैग्मा। तो बिल्कुल रिसाइकल होता है। क्या आपका सबसे पहले वोल्केनो से आपका आग्नेय सेल आएगा, आग्नेय से अवसादी बनेगा, और इसी पर उच्च तापदाब के कारण ये बहुत ठोस हो जाता है। ठोस होने के बाद कायांत्रिक सेल का निर्माण करता है। अब यही कायांत्रिक सेल धीरे धीरे दबाव के प्रभाव में आकर के उच्च तापदाब के कारण नीचे जमीन के अंदर में आपका मेंटल तक पहुंच जाता है, जहां पर वो धीरे धीरे फिर से पिघलना शुरू करता है, और फिर से ये मैग्मा बाहर आकर के फिर से आग्नेय। तो ये रिसाइकल होते रहता है। तो बिल्कुल ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, संगमरमर एक कायांत्रिक सेल है। तो बिल्कुल संगमरमर एक क्या है? कायांत्रिक सेल है। ये बिल्कुल सही है। तो तीनों क्या है आपका सही? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? C, A, B, C तीनों सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किस परत में आकर के? आप परत पढ़े होंगे, किस में एरोप्लेन चलाया जा सकता है, किस में बादल घिरे हुए रहते हैं, और तो इस तरह से सारा आप लेयर यहाँ पर पढ़े होंगे। सबसे पहले आपका होता है ये लेयर सारे बने होते हैं। तो ये मध्यमंडल आपका क्या हो जाएगा? मध्यमंडल में उल्कापिंड आकर के ये
जलने लगते हैं। तो ये सबसे पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, उसके बाद आपका समताप मंडल में यहीं पर है ओजोन लेयर, है ना। वैसे ही फिर मध्य मंडल है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और उसके बाद बहिर्मंडल है लास्ट में, मध्य मंडल बहिर्मंडल लास्ट में है। तो यही मध्य मंडल में उल्कापिंड आकर के क्या हो जाता है, जल जाता है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए, जब किसी मौसम में लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं, तो उसके क्षेत्रों में मौसमी स्थानांतरण होता रहता है। इस कारण उनको क्या करना होता है कि अस्थायी पौने, उन्हें स्थायी पौन भी कहा जाता है। और इसी को, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर कि लोगों के आवागमन से, घरों के आसपास बसावट से, या एक छोटे घर के पौधे रखने में कृत्रिम आहत से, ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती है। तो इनमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऋतु प्रवास का मतलब कि लोग क्या करते हैं, आवागमन करते हैं ऋतु के अनुसार। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए। तो देखिए, अस्थायी पवन क्या है, तो ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। अस्थायी पवन क्या होता है, तो बिल्कुल अस्थायी पवन निश्चित चलते रहता है। पश्चिम और पूर्वी पवन इसके उदाहरण है। पश्चिमी और पूर्वी पवन क्या है, इसके उदाहरण है। बिल्कुल सही है, पश्चिमी और पूर्वी पवन भी इसके उदाहरण है। तो ये दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो देखिए, ए और बी दोनों सही कहाँ पर है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा, बहुत ईजी। किसका उदाहरण है, तो ये आपको पता है कि ये घास का मैदान है। सबसे पहले ये, अब घास का मैदान, तो देखिए कौन सा घास, ब्राज़ील और वेनेजुएला में कैसा मौसम है, कैसा घास का मैदान है, तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। जलवायु क्या है, दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। क्या ये सही है। और नेक्स्ट है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उनकी ऊंचाई और ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो कौन सा इसमें सही है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है जलवायु के संबंध में कथन ए और बी। तो जलवायु दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने वाले हैं और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल नहीं, देखिए ऊंचावच पर यहाँ पर निर्भर तो नहीं करती है जलवायु। और जलवायु वायुमंडल दिन प्रतिदिन बदलता नहीं है, जलवायु एक लंबे समय के बाद परिवर्तन होता है। तो ये है जलवायु आपका, जलवायु किसी स्थान के वातावरण को, दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहाँ का जो दशा है, वातावरण की दशा, उसी को हम लोग जलवायु बोल देते हैं। जलवायु शब्द बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंड के लिए ही प्रयुक्त होता है। मतलब एक समय के लिए नहीं, बहुत बड़ा बड़ा समय के लिए ही जलवायु का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोनों क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका, दोनों गलत किस में है, तो डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ऊर्जा स्रोत के, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना। परंपरागत मतलब कि बहुत पहले से आ रहा है। यह ऊर्जा स्रोत तब नियुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। जो मतलब शुद्ध तेल नहीं है, उसको धरातल पर लाया जाता है, वो अभी शुद्ध नहीं है। तो ये किसको बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, देखो बायोगैस के बारे में बोला जा रहा है, प्राकृतिक गैस के बारे में बोला जा रहा है, भूतापीय ऊर्जा या मोम के बारे में बोला जा रहा है। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है, तो ये तो बहुत ईजी है। या बायोगैस तो होगा नहीं, जो कि धरातल पर, परंपरागत ऊर्जा तो बायोगैस है नहीं। प्राकृतिक गैस क्या है, परंपरागत तो है, लेकिन क्या ये तेल धरातल पर लाया जाता है, नियुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। मतलब डायरेक्ट उसको यूज नहीं किया जाता है, जब उसको एक क्या पहले ज़मीन से निकाला जाता है कच्चा माल, उसके बाद उससे क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है ना। तो उसके बाद ही धरातल पर इसको यूज किया जाता है। ये है क्या है, आपका प्राकृतिक गैस। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत को शोध संस्थान में मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि सबसे जो कोल्डेस्ट स्थान है, वहाँ पर ही ये शोध संस्थान मैत्री स्थित है। वो कहाँ है, सबसे कोल्डेस्ट एरिया आपका अंटार्कटिका, सबसे दक्षिणी भाग में है, नीचे में आपका यहाँ पर अंटार्कटिका है, जो कि यहाँ पर सिर्फ शोध के कार्य होते हैं, जीवन संभव नहीं है, बहुत ठंडी पड़ती है यहाँ पर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है।
खनिज के संबंध में ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहला में आप देखिए, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली पदार्थ है। खनिज क्या है? और ये गलत पूछ रहा है यहाँ पर कि गलत संदर्भ में सही नहीं है, गलत कौन सा है ना? ध्यान रखिएगा गलत कौन सा है। तो देखिए, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये जो खनिज है प्राकृतिक रूप से ही ये होता है। इसका एक निश्चित रासायनिक संघटक होता है। इसका एक निश्चित क्या होता है? रासायनिक संगठन होता है। तो बिल्कुल इसका एक संगठन होता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये बनता है, तो ये एक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होती है। तो बिल्कुल सही है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक मतलब ज़मीन में ये क्या होता है, ये वैसे परिवेश में निर्मित होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं? बिल्कुल नहीं, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते, धात्विक अधात्विक दोनों होते हैं, इसलिए ये गलत होगा। राइट आंसर गलत ही पूछ रहा है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है यहाँ पर कौन कौन, ये आपका देखिए एनसीईआरटी का ही सारा पूछता है। तो कौन किसके किनारे बसा हुआ है उसके बारे में देखिए। नर्मदा घाटी, तो बहुत ईजी। नर्मदा घाटी पर आखेट, नर्मदा घाटी का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका, आखेट और संग्रहण। फिर हो जाएगा वजी, वजी क्या हो जाएगा? वजी आपका आरंभिक गणतंत्र था। वजी गारो पहाड़ी, तो गारो पहाड़ी क्या है आपका? आरंभिक कृषि। आपको पता है कि आरंभिक कृषि हो जाएगा। गंगा घाटी क्या हो जाएगा? गंगा घाटी में क्या हो जाएगा? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर है गंगा घाटी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो ये है आपका प्रथम नगर, यही था ना? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, ये मिलान करिए, तो राइट आंसर इसका यहाँ पर देखिए, इसमें कौन हो जाएगा आपका? 1 का 2, आखेट और संग्रह। 1 का 2 को इसमें तो एक ही में है, देखिए 1 का तो 2, अगर एक भी पता होता तो सही। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समयावधि वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। हिंदू ए में है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काला अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये इतिहास का सिर्फ मुख्य कारण ये तो नहीं रहा है, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि धर्म की वजह से ही इतिहास में परिवर्तन हुआ, तो बिल्कुल ये रॉन्ग होगा। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना संशयात्मक है। तो बिल्कुल है, बहुत मुश्किल से सही कालक्रम में लाना इस बहुत ज़्यादा समस्या आता है। तो ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी इसका सिर्फ सही होगा। देखिए कथन में हम लोग जानते हैं कि ए तो गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है, कहाँ पर है? देखिए डी में इसका ए गलत है, बी सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। क्या है? देखिए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। देखिए 19वीं शताब्दी की नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में बता रहा है कि कैसा था। कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, ठीक है। और अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। क्या ये सही है? तो हम लोग देख लेते हैं क्या ये सही है। अगला है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासक के खिलाफ उल्लेखित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था। तो बताइए इनमें से सही कौन है और कौन गलत है? क्या ए और बी दोनों सही है और ए सही व्याख्या कर रहा है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, पहला तो बिल्कुल सही लग रहा है कि इस तरह से फर्स्ट में कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और बी भी क्या हो जाएगा? राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल्लेखित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों सही तो दोनों है, लेकिन क्या कारण है इसका? तो ये एक दूसरे का कोई कारण नहीं है, दोनों से कोई दोनों नहीं है, इसलिए आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए बी का सही व्याख्या नहीं है। इसमें कहाँ है? इसमें तो दोनों एक ही जैसा दिया हुआ है, कोई नहीं है, इसका बी हो जाएगा। देखिए किंतु दिया हुआ है ना यहाँ पर, से समझ में आया, नहीं लिखना भूल गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी कि सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रारंभिक मानव पर समझ के लिए, देखिए भारत में यहाँ पर देखिए मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला को बी में हो जाएगा आपका गिरनार का जो अभिलेख है उसका,
कांगड़ा शैली चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख या पदसानामा चित्रकला या मध्य प्रदेश के शैलों का, इसमें से कौन है आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्रारंभिक स्रोत माना गया है। तो किसे, ये सबसे पहले जो प्रारंभिक स्रोत किसे माना गया है, ये चारों में अगर आप हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता है कि किसे माना गया है। तो इसमें से किसे सबसे माना गया, मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है इसे माना गया है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि रायसेन जिले में स्थित है ना। और ये पूरा पाषाणिक और सादी पुरातत्व तो भीमबेटका है, ये भीमबेटका है, ठीक है। मध्य प्रदेश की चित्रकला ये भीमबेटका, पता है भीमबेटका सबसे पुरानी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले कहाँ पढ़ाया जाता है, सरकारी संस्थानों में या एक निश्चित फीस दे करके साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ये कब पढ़ाए जाते थे, तो देखिए ब्रिटिश सरकार जब आया तब पढ़ाई सही उसका मायने बदल गया, पढ़ाई का, पढ़ाई एजुकेशन लाया था ब्रिटिश सरकार, एक अच्छा काम किया था, एक दो काम बहुत अच्छा किया है ब्रिटिश सरकार। उसके आने के बाद यहाँ भारत में क्या हुआ कि एजुकेशन मतलब सही ढंग से मिलने लगा, यहाँ पर एजुकेशन को लाया था वो। तो गांव में पाठशाला, बहुत छोटे छोटे पाठशाला हुआ करता था, छोटे छोटे केंद्र हुआ करते थे और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे खेतों में काम भी करते थे और साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वे खेत में काम करते थे तो उसी टाइम क्या होता था, उसी टाइम ये पढ़ाया जाता था। तो ये है आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों ए और बी 1819वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। 18वीं सदी में क्या राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और फिर अगला है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये देखिए ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए जो है आपका ए बिल्कुल 18वीं शताब्दी में स्वयं को राष्ट्र राज्य तो माना नहीं जाता था, बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत है। उस समय राष्ट्र राज्य मानने का कहीं तक बात ही नहीं था। तो बी में इसका क्या करें, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषा समुदाय एक अलग राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक जो 19वीं सदी थी उस समय ही राष्ट्र का संबोधन हुआ था कि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए तो गलत है बी सही है। तो देखिए ए गलत बी सही, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ए गलत और बी सही है। आगे चलिए, BCE है ना, BCE का BCE देखते होंगे, एक होता है AD, एक होता है BC। BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा या बिफोर कंटेम्पररी एरा। तो क्या होता है ये तो बच्चे जानते होंगे, क्या होगा इसका बिफोर कॉमन एरा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो आपको पता है कि कैसे अंडे का अवशेष मिला था, तो समझ गए थे कि भारत में शुतुरमुर्ग भी। देखिए इसका क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उस समय कृतियों में इस पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, लेख तो नहीं मिलता था। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिला है, बिल्कुल सही, यहीं से मिला है, पटने, महाराष्ट्र के जो पटने पुरास्थल है यहीं से शुतुरमुर्ग का अंडे का अवशेष मिला। शुतुरमुर्ग मौखिक स्मृति हमारे पास दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में, बिल्कुल नहीं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है, बिल्कुल नहीं है। ये इसका सबसे राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ऐसे तो कुछ निश्चित नहीं बताया गया है, लेकिन हम जहाँ तक किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। शासक था कहाँ की क्या है यहाँ पर, ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण यहाँ समाप्त हो गया था, ये शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया, ऐसा लगता था कि ना, जंगलों का विनाश हो गया था। तो ये तो सही लग रहा है कि जंगलों का विनाश हो गया था। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, ये भी सुनने को मिला है। सभ्यता नदियों सूख गई थी, ये भी आपको मिलता है। तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कौन कौन हो सकता है इसमें। देखिए इसमें आपका हो सकता है यहाँ पर बी, सी और डी, ये तीनों। तो BCD किसका है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BCD। यहाँ पर शासक का नियंत्रण तो समाप्त नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, शासक उस समय बना ही नहीं था। ये महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है, तो देखिए यहाँ पर मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है, इसको कहा गया महायान। और या बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी महायान में, या फिर बौद्धिस्टों को नहीं स्वीकारा, या क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, ये है। या मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा तक्षशिला का पतन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो महायान इसका राइट आंसर। देखिए महायान आपका बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखाएं में से एक है, हीनयान या महायान, ठीक है। महायान ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना है।
तो ईश्वर तुल्य माना है मतलब कि यहाँ पर क्या प्रतिमाएं बनाए जाने लगी बौद्धों का। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। प्रतिमा बनाए जाने लगे, स्तूप का निर्माण होने लगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर खिलजी होगा तो खिलजी लिखा हुआ है यहाँ पर। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या है? उपमहाद्वीपों का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, तो क्या ये सही है? गंगा के मैदानी इलाकों के घनों जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार क्या हुआ पढ़ा गया? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, या डी है इसका अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखिए ये इसका राइट आंसर दिल्ली से बंगाल क्या था? बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था इस टाइम, तो इसका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण के निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखिए, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। और बी में हो जाएगा, अधिकांश जनजाति समूहों में लिखित दस्तावेज रखा है। जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इनमें से पुनर्निर्माण के लिए इनमें कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, लिखित दस्तावेज नहीं रखा गया है, बाकी सब सही है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नहीं पूछा रहा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो 1857 में किस तरह से, यहाँ पर देखिए जो ब्रिटिश का भारत पर कंपनी यहाँ इसी टाइम क्राउन में बदल गया था। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से पर सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सके। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ये इसका सही है। अगला है, अवध बिहार मध्य भारत दक्षिण भारत में ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ नहीं था। भूमिहीन तथा किसान की रक्षा के लिए नीति अपना कर नहीं। तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य, तो यहीं पर क्राउन बना था, है ना, क्राउन बोले जा रहे थे सरकार, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 55, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव, तो ये तो विशेषता है लोकतंत्र का। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, क्या ये सही है? जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता होता है कि नहीं? क्या ये सही है? तो देखिए, सही को ने गलत यहाँ पूछ रहा है ना, विशेषता नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये तो सही हो जाएगा आपका 20 का, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है। जनता निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष कहीं पर जनता सहभागिता नहीं होता। जनता को मतदान का अधिकार, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख को क्या छोटी तिब्बत कहा गया है? भारत में अपील प्रणाली और पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहा जाता है? अपील प्रणाली और पुनर्वादिक प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान है, तो क्या ये सही है? अगला देखिए, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद की अपील का प्रावधान है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकार के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान है, या निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान? तो बिल्कुल निचली अगर अदालत में आपका बात नहीं माना जा रहा है तो उच्च अदालत में अपील, तो यही आपका अपील प्रणाली होता है भारत में। राइट आंसर, जब हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज किया जाता है, तो इसी को अपीलीय प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, का लक्षण नहीं है? तो देखिए, वह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय जो पठार है उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। उसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, बिल्कुल सही बात है, अरावली श्रृंखला होता है प्रायद्वीपीय में। अगला है आपका, यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, ठीक है, यहाँ पर प्रचुरता है, तो बिल्कुल ये सही बात है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। ये पूर्व की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर तो बहने वाली नहीं है, तो इसलिए गलत ये हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि ए है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अगला है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। और डी नंबर है, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। पवन स्थल भागों से लौटकर
स्थल भागों से लौटता हुआ पवन होता है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मतलब कि बंगाल की खाड़ी की ओर यहाँ पर पवनें आती है, तब यहाँ पर बारिश होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहते हैं? ये कोस्टा रिका उपागम क्या है? तो कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है ना। यहाँ पे क्या होता है, 20वीं शताब्दी के मध्य में एक 44 दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद वर्ष 1949 में इस देश की अपनी सेना समाप्त कर दी। तो देखिए कोस्टा रिका क्या है, आपको सेना जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च ये हो जाएगा, या फिर सुरक्षा बजट स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। कोस्टा रिका क्या है? तो इसका सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके, है ना। तो इस पर क्या जन स्वास्थ्य और ज़्यादा खर्चा किया जा ना सके, ये है कोस्टा रिका। तो राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। तो गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यस्थलों पर। इसके लिए रोक लगाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? कौन राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा के सदस्य करते हैं, केंद्र सरकार करती है, या संसद के सदस्य, अटॉर्नी जनरल कौन करती है? तो इसमें से बताइए। आपको पता है कि केंद्र सरकार ही, जो राष्ट्रपति है वही राज्यपाल की नियुक्ति करती है, इसलिए केंद्र सरकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है बोल रहा है यहाँ पर ग्रामीण। देखिए तो पटवारी तो होता है, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। तो इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए इसमें से नगर निगम जो काउंसिलर है वो नहीं होता है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। ये पटवारी होता है, आपका भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है, लेखपाल होता है, लेकिन ये आपका नगर निगम वार्ड या ग्रामीण नहीं होता, ये तो शहर का होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वासु निर्देश क्या है? डीके वासु निर्देश क्या है? तो आपको पता है कि डीके वासु बनाम स्टेट ऑफ बंगाल, बाद में उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी व उन्हें हिरासत में रखने के संबंध में 11 सूत्रीय दिशा निर्देश किया था। तो यही है आपका क्या, डीके वासु निर्देश। तो इसमें क्या बोला था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का रोकथाम का निर्देश दिया था, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश दिया था, घरेलू हिंसा की महिलाओं से बचाव के लिए निर्देश, या गिरफ्तारी नजरबंदी पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा आपका पालन की जाने वाली प्रक्रिया से जुड़ा था, है ना। तो गिरफ्तारी वाला अभी हम बताया कि 11 सूत्रीय निर्देश दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी अधिकारों को स्वीकारता है? तो कौन सी श्रेणी अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियाँ। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी अधिकारी को स्वीकारता है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति वन क्षेत्र में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के जो ऐसे वनों में के पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभी लिखित नहीं किया जा सका है। वन अधिकारों और वन भूमि में मान्यता देने की बात कही गई है इसमें 2006 में जो कानून है उसमें। तो राइट आंसर इसका अनुसूचित जातियाँ होगी। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण क्या है? द्वितीयक स्रोत क्या है और प्राथमिक स्रोत क्या है? तो द्वितीयक स्रोत आपको पता होगा कि क्या है। तो द्वितीयक स्रोत क्या है इसमें? देखिए भारत का संविधान, ये है जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण रिकॉर्ड डी में हमारे अतीत वन कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास पाठ्य पुस्तिका। तो कौन सा है आपका ये द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण? तो देखिए इसमें डायरेक्ट, तो देखिए भारतीय संविधान हम डायरेक्ट, ये है प्राथमिक स्रोत है। जनगणना रिपोर्ट ये भी प्राथमिक स्रोत हो गया। जन्म मृत्यु का पंजीकरण रिकॉर्ड ये भी हो गया। लेकिन हमारे अतीत वन कक्षा 6 के लिए NCERT की एक इतिहास पुस्तिका है। ये जो पुस्तिका है, पुस्तिका से एक पुस्तिका, उससे हमें ज्ञान मिलता है। ये क्या हो गया? द्वितीयक स्रोत हो गया हमारा। तो राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, विचार करना है। परीक्षाएं तंत्र की सुविधाएं के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए है।
क्या व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए है? परीक्षा तंत्र सुविधा की एक निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं। क्या ये सही है? स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए सब ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के लिए ये परीक्षा नहीं होती है। एक तंत्र है जो कृत्रिम रूप से ये निर्मित है, यानी कि नेचुरल है, पहले से है। तो ये परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत स्थितियों के लिए है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये 1 सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर रूप बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करता है। बिल्कुल स्मृति परीक्षण से अच्छा है कि उनमें दक्षता दक्षता की परीक्षण किया जाए, उन पर जोर दिया जाए। वो बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तो उसे टेंशन से दूर रखेगा, तनाव से दूर रखेगा। वो समझेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे और समझेंगे। तो दोनों ये राइट आंसर है। तो ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? ए में है शिक्षार्थी के प्रतिस्पर्धा जागृत करना। फर्स्ट में ये है आपका सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य को याद करवाना। जहाँ रोट लर्निंग हो गया वहाँ गलत हो जाएगा। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो इसका कौन सा सही लग रहा है आपको? तो बिल्कुल नहीं, यथास्थिति बनाए रखना, ये स्वीकार करने के लिए वो शिक्षार्थियों को तैयार करना, ये बिल्कुल गलत बात है। तर्क के रूप में तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। ये क्या प्रतिस्पर्धा जागृत करना, ये भी गलत है, ये तो होगा नहीं। सभी तत्वों जो समाज के निर्माण करते हैं तथा उनके बीच संबंधों को बोध करवाना, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए फर्स्ट है पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण। तो ये याद करने का जहाँ पर आया वो रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। रोड लर्निंग नहीं करवाना है, तो ये नहीं है। शिक्षार्थियों को वर्गीकरण करके एक चिन्हित करने के लिए, बिल्कुल नहीं, वर्गीकरण यहाँ पर करना नहीं है और चिन्हित भी नहीं करना है शिक्षार्थियों को। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए, सामाजिक विभेद को दर्शाने के लिए भी ये असेसमेंट नहीं किया जाता है, बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनके पाने के लिए वे प्रयासरत रहे हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक जो विज्ञान है समाज के विभिन्न सरोकार की अपने अंदर समेटता है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र आदि विषयों की विस्तृत सामग्री सम्मिलित होती है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। क्या ये सही है? तो ये बाहरी दुनिया को यहाँ पर ला सकती है, उससे कनेक्ट। ये देखिए आगे पढ़िए, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। फिल्मों ऐसी कहानियाँ, संवादों को, छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। फिर फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्राओं को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो क्या इसमें सही विकल्प क्या है, कौन सा इसमें सही है? तो देखिए इसमें आपका बहुत सारे सही हो जाएंगे, ए बी सी हो जाएगा या ए सी डी, ए बी डी। तो कौन कौन सही आपको लग रहा है? देखिए लास्ट जो डी है, डी तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि एक ही तरह का यहाँ पर करेगा नहीं, तो डी तो एलिमिनेट हो रहा है। जिसमें डी है उसको आप हटा दीजिए। तो डी किस में है? देखिए डी ऐसे ही हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही तरह को मतलब विचार प्रस्तुत तो नहीं किया जा सकता है किसी में। तो डी जिसमें रॉन्ग कर दीजिए ऐसे, बिल्कुल। तो ये आपका निकल के आ गया ए बी सी तीनों आपका सही होगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? तो इसमें से सही कौन है? तो देखिए पहला है मानचित्र में आपका, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है ना, सामाजिक राजनीतिक निर्मित है ये तो सही पूछ रहा है। और दूसरा में है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। उसके बाद मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। अगला है आपका डी, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो सकता है? सही विकल्प में देखिए आपका कौन कौन है,
केवल ए है, केवल सी डी है, केवल बी है, केवल ए बी सी है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? देखिए कौन हो जाएगा। मानचित्र क्या है आपका? फर्स्ट में देखिए कौन कौन सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सामाजिक राजनीतिक निर्मित है ये। तो ये ए सही है। क्या इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं? केवल ए सही है। तो देखिए ये दो में ए आ रहा है, एक ही इसमें ए है, अब इसमें ए है, यही दोनों में कन्फ्यूजन है, ये दोनों आप काट दीजिए। तो चलिए अब ए और बी और सी भी देख लेते हैं। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक और संदर्भ में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया। चिरकाल से उत्तर को, बिल्कुल नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये ऐसे इसलिए तो दर्शाया नहीं गया है। बी एलिमिनेट हो जा रहा है। उसके बाद अगला है मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसके बारे में। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व उसके भाग को छोटा सा कागज़ के पन्ने में दर्शाता है। बहुत सिंपल वे में इसका है, तो ये तो दोनों नहीं होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्या, शिक्षार्थियों में समय अवधारणा, बिल्कुल गलत है। तो 1 2 3 ये तीनों गलत है, सिर्फ एक सही है। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल ए सही है। अगला, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि इसे क्या चाहिए? तो देखिए पढ़िए कॉन्सेप्ट को। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन मतलब जानबूझ करके एवं सुस्पष्ट शामिल करें। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को मतलब जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। यहाँ देखिए आप यहाँ पर बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझिए। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? तो जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें, ये क्या सही है? कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, क्या ये सही है? और अगला, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना। सी तो बिल्कुल सही लग रहा है, सी बिल्कुल सही है। तो सी जिसमें होगा तो उसको आप कर दीजिए। ये दोनों में सही कौन होगा? सी सही है क्योंकि अनुभव और कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना बिल्कुल सही बात है। अब ए सही है या बी सही है, ये दोनों में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करना, ये आपको सही लग रहा है। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, तो ये बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है अभी, क्योंकि निजी और पारिवारिक संबंध में चिन्हित करना मतलब कि ये गलत कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ए इसका राइट आंसर है। तो ए और सी इसका राइट आंसर है। तो ए और सी किस में है? ए और सी आपका बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। क्यों होता वंशावली? वंश को समझने के लिए कि जैसे कि बाबर का वंश कौन कौन था, या फिर यहाँ इंडियन में, तो ये उसका क्रम लगाने के लिए, समझने के लिए कि कौन किसका वंशज है। तो ये वंशावली चार्ट इसलिए बनाया जाता है, और वो कब से कब तक कहाँ पर राज किया, इस तरह से समझने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट तो दिखा रखा है कि किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। वंश या वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए ये क्या है? वंशावली चार्ट बनाया जाता है। अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, बिल्कुल नहीं, सॉरी क्या हो जाएगा? तो ये तो बिल्कुल सही है, ए इसका सही है। अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए क्या ये सही होगा? अनुक्रम मतलब उनका क्रम लगाया जाता है कि पहले कौन आया, उनके बाद कौन यहाँ पर राज किया, कौन उसके बाद कौन आया, इस तरह से। तो ये भी सही है। एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, तो ये काल क्रमिक रूपरेखा भी दे रहा है यहाँ पर, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, अब शिक्षार्थियों क्या इतिहास में शिक्षार्थियों के स्थान, शिक्षार्थियों को ये बताना कि किसका स्थान का अवधारणा को स्थान की अवधारणा को विकसित करना था क्या? तो बिल्कुल गलत, ये कहीं से मतलब नहीं है। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी सी किसका है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए बी सी। 75 नंबर देखिए, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनुकूलन करना चाहिए? तो किस तरह से वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को करेंगे? तो देखिए आप खुद से ये दिमाग लगा के बना सकते हैं कि क्या करना चाहिए वहाँ पर। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट रूप से ऊंच आवाज में बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पष्ट या ऊंच आवाज में बोलना। दृष्टिबाधित जो होता है वो उसको मान लीजिए कि वो सुन करके ही कुछ
क्लियर सुनेगा अगर, है ना, यथोचित विराम लगा करके आराम आराम से वो सुनेगा, पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और ऊंची आवाज में बोला, तो बोलेगा ही, बोलने से ही वो समझ सकता है, उसको तो दिखाई देगा नहीं। तो बिल्कुल सही है ए। और सेकेंड है विविध प्रकार के आकर्षक दृष्टों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। तो दृष्टों वाले तो वो देख पाएगा थोड़ी ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने की अवसरों को उत्पन्न करना, बिल्कुल मौखिक ही सही करेगा वो, ये भी सही है आपका। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली सामग्री, बिल्कुल सही बात है, वो स्पर्श करने वाली सामग्रियाँ यूज करवाएगा तो स्पर्श करके वो समझ सकता है। तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसमें है ए, बी, डी, सॉरी ए, बी नहीं ना, बी तो नहीं होगा, बी तो भी गलत करवाए थे। ए, सी, डी, ए, सी, डी किस में होगा? राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी, ए, सी, डी इसका राइट आंसर बी। 76 नंबर है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट विधि से क्या क्या सहायता मिलेगी, ये आपको विचार करना है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित होती है, बिल्कुल सही बात है, ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। ए तो सही लग रहा है, देखिए ऑप्शन में भी आपका ए है। अगर एक दो भी आपका पकड़ में आ जाएगा तो एलिमिनेट आप करके आंसर ला सकते हैं। अगला है यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देता है, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रोजेक्ट विधि दिया जाता है तो वो उसे क्या होता है, खोजी बनाता है, क्योंकि रिसर्च करेगा, बहुत कुछ ढूंढेगा और इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या सोचा जा सकता है, तो इस तरह से खोजी बनाता है, बिल्कुल सही। बी भी सही है। तो देखिए अब तो हो गया कि ये आपका नहीं होगा, बी बिल्कुल सही। अब 3 बचा हुआ है, 3 में हम करेंगे। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। अब बताइए शिक्षक केंद्रित कहाँ से है? ये शिक्षार्थी खुद सोचेंगे, क्रिएटिव माइंड लगाएंगे उसमें, प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या और इससे अच्छा बेटर कर सकते हैं, तो शिक्षक केंद्रित यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल गलत। यहीं से आपका समझ में आ गया कि सी को एलिमिनेट करते हैं, सी इसमें हट जाएगा। लेकिन अभी भी डाउट है कि डी होगा कि नहीं, हम लोग के पास अब 2 बचा हुआ है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। स्वनिर्देशित, खुद से इसमें निर्देश करना है क्रियाकलाप, बिल्कुल सही बात है, स्वनिर्देशित, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन है आपका? ए, बी और डी इसका, तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? 76 नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, डी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट विधि किसने दिया है? तो आपको पता है कि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ड्यूबी किलपैड्रिक और स्टीव वैसन इसमें शामिल है। इन्होंने ही प्रोजेक्ट विधि के बारे में बताया है। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है, मतलब कि स्वाभाविक जो होता है, खुद का वातावरण, खुद से सोचने का वातावरण, वो बहुत प्रभावशाली होता है। तो ये आप याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? यहाँ आप ध्यान से पढ़िएगा, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से, है ना, अन्वेषण मतलब किसी भी काम करने के लिए इच्छुक, रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? तो क्रिएटिव माइंड बनाना है उन्हें, खुद से इच्छा हो उनमें, तो कैसे देखेगी वो? ए में है सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने की उत्सुक, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक प्रक्रिया में खोज करेगा तो उस रूप में देखेगी। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, बिल्कुल जो स्रोत है उसके पास उसमें कल्पना भी करेगा, कल्पनाशील भी होना चाहिए। और आपका समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करना, बिल्कुल सही है। समस्या अगर आ रहा है उसके बीच तो उसके सुझाव की कोशिश करना कि कैसे इसका हम समाधान कर सके, बिल्कुल सही है सी। तो देखिए जिसमें सी नहीं है उसको हम काट देंगे, ये दोनों तो नहीं होगा, सी ये दोनों में है। अब ये एलिमिनेट खुद ही हो रहा है क्योंकि ए बिल्कुल सही है, ए सही है, तो आपका ये गलत, आपका राइट आंसर बी यहीं पर निकल जाता है। ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा बी। हम लोग सी को देख लिए हैं और डी को देखिए, विवादास्पद मुद्दे को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, बिल्कुल नहीं, स्थगित करने वाला ये नहीं बनाता है, तो इसका डी गलत है, तो बी इसका राइट आंसर होता है। इस तरह से एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं। 78 नंबर, सामाजिक विज्ञान के पाठ चर्चा को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक हो सकता है? तो कौन सा सहायक हो सकता है सामाजिक विज्ञान में पाठ चर्चा को अधिक समावेशी बनाने के लिए? जो पाठ चर्चा है उसमें ज़्यादा कुछ इंक्लूड करने के लिए क्या सहायक हो सकता है? तो पाठ चर्चा को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, बिल्कुल सही है, जेंडर संबंधी मुद्दों को यहाँ उठाया जा सकता है। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान में इंक्लूड किया जा सकता है इजी वे में। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, एक रूप निर्देश यहाँ दे करके उसको क्या कर रहा है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, क्लोज इंडेड टाइप का हो गया, एक निश्चित शिक्षण शैली।
तो एक निश्चित शिक्षण शैली देख करके उसका माइंड को नैरो कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के, मतलब हर तरह के स्रोतों को शामिल करना, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए, बिल्कुल नहीं। एक परीक्षा पत्र दे करके वो पाठ चर्चा समावेशी नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें ए और सी आपका सही लग रहा है, तो ए और सी आपका सही होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन ए और सी किस में है, तो बी में है। ए और सी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? विवेचनात्मक होना शिक्षार्थियों को क्यों होना चाहिए? तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़िए, क्यों होना चाहिए? कमियों को इंगित करने के लिए, एक लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। देखिए विवेचनात्मक सभी के लिए दोषदर्शी होने के लिए, यहाँ पर ये तो ऐसे ही आपका गलत बता रहा है, ये पूरा निगेटिव है, इसको कट कर दिए। समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, जैसा स्थिति वैसा बनाए रखने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। यथा स्थिति नहीं बनाए रखने के लिए विवेचनात्मक नहीं हो जाना, क्रिएटिव माइंड बनाने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए या समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है कि खुद के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, कि ये खुद के साथ जोड़ करके उसको देख रहा है समाज को। एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, बिल्कुल नहीं, एक रूप दृष्टिकोण यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे प्रभावित कर रहे हैं कोई भी मुद्दे को लेकर के, तो वो ज़्यादा समझ पाएगा, तो इसी को बोलते हैं विवेचनात्मक होना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण को यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए फर्स्ट है, ए है, ए आपका बता रहे हैं कि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। क्या ये विविधता को दर्शा रहा है? अगला है, एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। क्या ये है विविधता से रखता है? आगे पढ़िए। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज को एक खास समुदाय से आता है। क्या ये सही है? या अगला, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, यही सुचिता हिंदी बोलती है। तो कौन सा यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है। तो विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण कौन है? तो देखिए परितोष को बांग्ला आता है, मतलब संस्कृति एक जैसा हो लेकिन सब एक हो, और यहाँ पर परितोष को अच्छी बांग्ला और सुनीता को अच्छी हिंदी आती है। तो सबसे अच्छा यहाँ पर विविधता का मतलब होता है कि बहुत तरह के संस्कृति होते हुए भी सब एक होना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए में तो बोल रहे थे ये विविधता नहीं है, ये संस्कृति, ये सब कुछ नहीं है, एक को मौका मिला दूसरे को नहीं मिला, तो ये इसका नहीं, ये आपका अलग करता है। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन एक अमीर परिवार से। सही, ये संस्कृति, बोली, भाषा सब अलग अलग होने के बावजूद भी हमारा देश एक है, इसी को बोलते हैं विविधता में एकता, इसलिए विविधता का क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बोल रहा है सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ के, किसको छोड़ करके? तो सामाजिक विज्ञान में जो समसामयिक समझ है वो सभी को करने का प्रोत्साहित करता है, किसको छोड़ करके? कौन सा इसमें नहीं होगा, ये बोल रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से पढ़ना है। शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, खुद के अनुभव को भी खोजने के लिए बिल्कुल सही बात है। सामाजिक प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित देना, उसके लिए सभी बेहतर बन सके, जिससे कि सभी बेहतर, एक समान उत्तर देने के लिए कहने पर सब बेहतर कैसे बनेंगे? तो ये आपका रॉन्ग लग रहा है, मे भी यही आंसर होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, तो बिल्कुल ये सही है। तो गलत कौन है, किसे छोड़ करके? तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है इसके बारे में देखना है। तो सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये रूढ़िवादी तो है, जेंडर बिल्कुल सिर्फ लड़कों यहाँ बोल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नहीं है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ लड़कियों को कक्षा बोर्ड पर सजाने के लिए कहना, ये भी जेंडर रूढ़िवादिता है और ये नहीं होगा। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, यहाँ पर सहभागिता का प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब दोनों साथ में।
तो ये लग रहा है आपका आंसर। लेकिन अगला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्ति में बिठाना। तो अभी ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादी को भी का ही उदाहरण है ये, और जो नहीं उदाहरण है जिनको साथ में जोड़ करके चल रहा है, तो ये है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 84 नंबर, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। कौन सा आवश्यक होगा? तो देखिए यहाँ पर पहला, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। क्या अतीत के सभी, जरूरी है कि सारे अतीत के जितने भी संस्कृति प्रथाएं हैं वो ऑथेंटिक है, सही है, तो इसे बनाए रखना? तो बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा। अगला है, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। समालोचनात्मक विश्लेषण करने का मतलब कि उसे अच्छे से जांच परख करना। यहाँ ये नहीं कि साहित्यिक जो स्रोत है वो गलत है ही नहीं, सारे सही हैं, इसलिए उसको मतलब अच्छे से विश्लेषण करके ही उसको मतलब कि यूज करना। तो ये आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। नहीं तो ये क्या होगा कि फिर हम पुराने चीज़ को लेकर के चलेंगे और ये गलत भी हो सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। तो जितने भी गैर स्रोत का निष्कासन है, क्या इसे सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि जितने भी गैर शाब्दिक जो जैसे पांडुलिपि ये सब पर लिखा हुआ, सभी को निष्कासन नहीं किया जा सकता है। बहुत ऐसे हैं जो कि सही चीज़ बतलाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, स्रोतों के ट्राईएंगुलेशन करना, मतलब ट्राईएंगुलेशन करना मतलब त्रिकोणमितीय प्रमुखता देना। क्या मतलब? किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका जैसे पांडुलिपि पर लिखे हुए अभिलेख, उसके बारे में उसको वो क्या सही है, या फिर किसी युद्ध के बारे में बता रहा है, क्या वो सही है? तो उसके लिए हम 2 से 3 स्रोतों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर अभिलेख देखें तो आप उसकी जगह पर आप सीके यूज कर सकते हैं, सीके पर क्या है, और बहुत तरह तरह के सोर्स यूज कर सकते हैं। 2 से 3 सोर्स को हम यूज करके देखेंगे कि क्या ये ऑथेंटिक है या गलत है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। डी और कौन सा सही है? बी और डी किस में है? तो इसका सी इसका राइट आंसर, बी और डी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलिए, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड, ये डी तो बिल्कुल गलत है, शारीरिक दंड देना बिल्कुल गलत है। तो ये और कौन कौन प्रोत्साहित करता है? तो आपका देखिए, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों या पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करना, बिल्कुल सही है। ये सामाजिक न्याय को दर्शाता है। भारतीय सामाजिक परिवेश ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, तो बिल्कुल सही है। सामाजिक न्याय पर आधारित वैधानिक प्रावधानों की कक्षा चर्चाओं में शामिल करना, तो बिल्कुल सही है। ए, बी और सी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी। देखिए किस में है? ए, बी और सी। बी में इसका ए, बी, सी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 86 नंबर, इतिहास शिक्षा शास्त्र प्रयास करेंगे कि क्या करेंगे? इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, ये प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। इतिहास का निर्माण स्रोत पर आधारित, तो बिल्कुल स्रोत से ही तो इतिहास का निर्माण हुआ है, बिना स्रोत के इतिहास का निर्माण कैसे होता? तो ये बिल्कुल सही है। 86 नंबर हम लोग देखेंगे। 86 क्या है? इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेंगे, क्या प्रयास करेंगे? इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होगा, तो बिल्कुल होगा। बिना स्रोत का इतिहास का निर्माण कैसे होगा? इतिहास सामाजिक प्रक्रिया में निरंतरता एवं बदलाव को खोजे, तो बिल्कुल ये कैसे कैसे बदलाव हुआ, पहले क्या था, तो ये आपका बिल्कुल निरंतरता और बदलाव को खोजना, ये इतिहास का निर्माण करता है कि कैसे बदलाव हुआ था। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो, प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदन, प्रमुख समुदाय बिल्कुल नहीं, समुदाय के यहाँ पर विचार का अनुमोदन कर रहा है या विभेदों के बारे में कर रहा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रख कर देखें, बिल्कुल सही है। एक काल विशेष में रख करके इसको देखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कौन कौन सही है आपका? ए, बी और डी। ए, बी, डी किस में है? तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी, डी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया? तो आपको पता है प्रदूषण रहित, तो ये क्या है? जीवन जीने का अधिकार, हमें स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, तो ये इसका राइट आंसर तो ऐसे ही होता है, जीवन जीने का अधिकार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस में है जीवन जीने का? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21 में इसे जीवन जीने का अधिकार को बताया है, तो ये इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? आप बता सकते हैं किसने किया था? तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
विविधता में एकता। ये क्या है? ये विविध संस्कृति, धार्मिक और अन्य जनसांख्यिकी अंतर वाले देशों के बीच एकता का प्रतीक है। स्वतंत्रता के समय इस वाक्य का प्रयोग भारत का वर्णन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 88 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? मनोनीत तो कितने सदस्य होते थे, अब नहीं होते हैं। मनोनीत 2 सदस्य होते थे, लेकिन अब इसका प्रावधान नहीं है। अब मनोनीत सदस्य को हटा दिया गया है, तो 2 सदस्य होते थे, तो 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदल कर हो गया। तो क्या हो गया था? आपका राजतंत्र से बदल करके आपका लोकतंत्र में परिवर्तन हो गया। राइट आंसर इसका सी। तो आज का ये आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 31 to 90 था, टोटल 60 क्वेश्चन थे। अब बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक्सप्लेन भी की हूँ बीच बीच में कि किस तरह का है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये मैं सीटेट का PYQ लाई हूँ। तो चलिए फिर अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मुझे मिल सके। और अगर आपको थोड़ा सा भी उम्मीद है कि मैं सही कर रही हूँ, सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट बनाकर रखिए।